Okay, my dear student of class 9th, how are you guys? I hope you all will be fine. So today we have going to discuss the cell consist of different organelles. That means जो सेल है वह किन किन पार्ट से मिलकर के बनी होती है। तो चलिए इंतजार नहीं करते हैं और चीज़ें शुरू करते हैं। ओके, तो जो सेल है आपका बच्चों वह न्यूक्लियस से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि आपने प्रीवियस वाले जो आपका क्लास हुआ था, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा था कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आपने देखी थी वो सारे के सारे क्या थे, सेल ऑर्गेनेल्स थे, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली चीज़ें हैं। तो यही बात हम बात करते हैं, दैट इज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगे, और गोल्गी एपार्टस दैट मीन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। एक एक करके देखते हैं। सेल इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। जो सेल है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है बच्चों यूकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर सिंगल सेल वाली या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, तो इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की थोड़ा सा कमी होता है, थोड़ा सा नहीं कमी ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही तरीके से दिखाई नहीं देती प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल का देखते हैं, इसका इंट्रो क्या है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस केसेस पर, जब प्रोकैरियोटिक के केसेस पर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं रहता, तो ऐसे केसेस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम? दैट्स वाई इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में। सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिंपल होता है, बात सही है। इट्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, और साथ में जो प्रोकैरियोटिक है वह सिंगल क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये हमें अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। ओके, तो जो सेल की साइज है वह बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, करीब करीब कितना, 1 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास। ओके, तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। 5 पॉइंट दिए गए हैं, और 5 पॉइंट आपको यूकैरियोटिक में पढ़ना है बच्चों, और आपका 5 पॉइंट यदि आप अच्छे से इनको समझ लेते हैं तो इस बेसिस पर आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जब कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप अच्छे से और आसानी से इसको समझ के और आप अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, सिंपल स्ट्रक्चर रहती है, सिंगल क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है, छोटा होता है, और दूसरा एब्सेंट रहती है न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यहाँ यूकैरियोटिक का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, यूकैरियोटिक ये गलत है। ओके, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, जितने भी आपने प्रोकैरियोटिक में चीज़ें पढ़ी, जितनी भी प्रोकैरियोटिक में आपने चीज़ें समझी, तो उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। वो सिंपल स्ट्रक्चर में सिंपल होता था प्रोकैरियोटिक, बट यदि हम इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, और एक से ज्यादा क्रोमोसोम को ये कंटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बात सही है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसकी जो साइज है वह थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी नहीं लार्ज होती है, और करीब करीब 5 to 100 के आसपास इसकी साइज बढ़ जाती है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन लोग। यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, जनरली सिंपल साइज के रहेंगे। ओके, और उसके बाद में आपका उसकी साइज जो है बहुत छोटी रहती है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और एक और चीज़ था, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओके, और सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये था आपका प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक की बात करें तो मल्टीसेलुलर, सॉरी नॉट अ मल्टीसेलुलर तो होते ही होते हैं। ओके, ये इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, और इसकी जो न्यूक्लियस की साइज है वह, सॉरी इसकी जो साइज है, न्यूक्लियस की साइज है वह बड़ी होगी। ये नहीं, ये इसकी साइज ही बड़ी होगी, करीब करीब 5 से लेकर के 100 मीटर के, सॉरी 100 म्यू के आसपास का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी आपने कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझी। बात करते हैं वेरियस शेप ऑफ द सेल। जो
सेल का शेप है वह किस किस बेसिस पर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो देखिए, सेल आर फाउंड इन द वेरियस शेप सच एज द राउंड शेप, स्पेरिकल शेप, मतलब सेल जो है अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। कुछ राउंड पर रहते हैं, राउंड रहते हैं गोल, कुछ स्पेरिकल रहते हैं, ओके, कुछ ओवल रहते हैं, कुछ स्पेंडल रहते हैं और कुछ ब्रांचेस लाइक रहते हैं और कुछ ब्रांचेस लाइक रहते हैं। तो ये अलग अलग शेप है किसके, आपके सेल के। बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, बात करते हैं न्यूक्लियस के। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने अभी बात की कि अपन लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। सारी चीजें अभी हमने आप सेल ऑर्गेनेल्स में किस तरीके से बातें करेंगे इसके बारे में समझा। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है बच्चों, न्यूक्लियस की बात करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल का ऑर्गेनेल्स है ऑफ द सेल, एज इट रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। और ज्यादातर जो सेल की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का यदि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को जाता है तो वह आपका न्यूक्लियस है। आगे बढ़ेंगे, दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर, स्पेलिंग के बेसिस पर डिफरेंसेस है। ओके, तो न्यूक्लियोलस क्या कहता है, देखिए अच्छे से, इट इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर। ओके, ये जो है न्यूक्लियर का पार्ट है, न्यूक्लियर का हिस्सा है, कौन, न्यूक्लियोलस। ओके, इट इज नॉन एज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। और न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिमाग पे रखना है आपको, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम के नाम से। इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी। और न्यूक्लियोलस जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आपके कहाँ रहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो क्रोमोसोम के काम क्या है, वो किस तरीके से चीजों को कंटेन करके रखता है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दे आर अ व्हीकल ऑफ अ जीन, व्हीकल ऑफ द जीन, जीन का व्हीकल होते हैं, जीन को कैरी करने वाले होते हैं कौन, क्रोमोसोम। बात सही है। जीन्स आर द कैरिड बाय द क्रोमोसोम। और जो जीन्स है वह क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। कैरी मतलब होता है ले जाना, ढोना। तो जो जीन है पेरेंट्स से बच्चों में जीन आते कैसे हैं, तो उसको कैरी कौन करता है, लाता कौन है, तो वह लाने का जो काम है वह आपका क्रोमोसोम करता है। इसी वजह से हमने लिखा है कि जीन आर द कैरिड बाय द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जीन एक्सप्रेस आवर कैरेक्टरिस्टिक सच एज द इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्सेशन और हाइट। ओके, तो जो जीन है वह यह डिसाइड करते हैं बच्चों, हमारे जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके आते हैं, तो जीन हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं कि हमारी जो हाइट है वह कैसी होगी, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर स्टाइल कैसे रहेंगे, हमारे वॉकिंग स्टाइल कैसे रहेंगे। तो ज़्यादातर एक्टिविटी को यदि कोई किसी के ऊपर यदि हम डिपेंड है या हमारे ऊपर आते हैं हमारे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर, तो उसकी वजह जो है हमारे जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाँ, न्यूक्लियोलस को समझ लिया ना, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख सकते हो। सेल के बीच वाला हिस्सा ये कहलाता है न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्रोमोसोम कंटेंट रहते हैं, क्रोमोसोम के बाद आपका डीएनए कंटेंट रहते हैं और डीएनए के बाद आपका जीन कंटेंट रहते हैं। और बाकी की ये चीज़ें जो हैं ये अदर सेल ऑर्गेनेल्स के हिस्से हैं, जिसमें से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कुछ लाइसोसोम होंगे, कुछ आपके राइबोसोम होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, ओके, सेल मेम्ब्रेन होंगे। तो बहुत सारे चीज़ें और हैं, लेकिन हमें इसमें न्यूक्लियस को समझना था, तो न्यूक्लियस को, ये वाले हिस्से को न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, दैट इज ए न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस अलग चीज़ थी और न्यूक्लियोलस अलग चीज़ है, तो ये कहलाती है न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से रहता है, ये जिसमें 2 क्रोमाइड से मिलकर के ये क्रोमोसोम बने रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देख लिए अच्छे से, क्रोमोसोम ये आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम। और इसके यदि और जूम करके देखा जाए तो आपको यहाँ अच्छे से देखना, तो यहाँ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो ये डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर है। और डीएनए के अंदर आपके क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं। और डीएनए में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस तरीके का, और इन स्ट्रक्चर में आपके जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो जीन का काम क्या है, मैंने अभी बताया आपका कि कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे लाने ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओके, बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल का ही एक हिस्सा है, सेल का ही एक ऑर्गेनेल्स है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है और काम क्या करता है, इसको देखिए। इट इज लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दैट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट रहती हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं। दे आर लार्ज नेटवर्क लाइक अ स्ट्रक्चर। और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा सा नेटवर्क फैला रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर।
इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब और राउंड और एवलॉन्ग बैग। ओके, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको लॉन्ग ट्यूब के तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है और एवलॉन बैग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके दो कैटेगरी के होते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है RER और दूसरा बोला जाता है SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से कौन है? RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही हिस्सा है, जिसमें अपन लोगों ने अभी देखा कि SER और RER दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वो एक्चुअली हैं क्या। द मेन फंक्शन ऑफ ER आर द डेक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यहाँ लिखा गया है कि जो ER है दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका मेन फंक्शन है होता है यह क्या कहते हैं, पॉइजनस मटेरियल को एक्सचेंज करने के डेट्रिक्सिफिकेशन करता है पॉइजनस मटेरियल का और एक्सचेंज करता है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल के साथ में एक्सचेंज करता है, और दूसरा पॉइजनस मटेरियल को डेट्रिक्सिफिकेशन करने का काम करता है। दूसरा क्या है? फंक्शन ऑफ द RER दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, वो तो हमने स्मूथ का पढ़ा, तो रफ का काम क्या है? नहीं, रफ का काम नहीं, वो ER का काम था। ये होता है आपका रफ का काम आ जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइड ऑफ द प्रोटीन एंड दे आर मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होते हैं? प्रोटीन का साइड होता है और साथ में ये मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है किसको? प्रोटीन को। इट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम एंड सो द सरफेस इज रफ। ओके, तो साथ में ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर का काम करता है और साथ ही साथ ये बहुत सारे राइबोसोम को अपने साथ में कंटेन करके रखता है। इसी वजह से इसका जो सरफेस है वह कैसा होता है बच्चों? रफ होता है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बात समझ में आई? ER का काम क्या है और दूसरा RER का काम क्या है और SER का काम क्या है? RER का मतलब रफ इसलिए है क्योंकि यह राइबोसोम को कंटेन कर रखता है और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है, इसी वजह से इसके जो सरफेस है वह कैसे होते हैं? रफ होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर वाला हिस्सा, इसको हम ही ER बोलते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन लोग बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि इसकी एक्चुअली साइड कहाँ पास होती है और ये एक्चुअली रहता कहाँ पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, और ये मटेरियल को दैट मीन्स जो फूड के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करता है और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? इट कंटेन क्रोमोसोम, और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं। तो वही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा न्यूक्लियस का क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं। बात भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, इसमें आपको दिखाया गया होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता कहाँ है। ये भी सेल का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका जो येलो कलर के जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पूरे सेल में एक तरीके के लिक्विड होते हैं जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। बीच वाला हिस्सा आपका आ जाएगा न्यूक्लियस का। ये वाला हिस्सा जो आपको ब्लू कलर के कुछ गोल तरीके से दिखाई दे रहे थे इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। और ये आपका कहला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला हिस्सा, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा ग्रीन वाला, इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले हिस्से भी आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ेंगे।